नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पेपर नंबर 1 का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ का जो है सिलेबस ज़रूर उठा के देख लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या दिक्कत होगी कि जब आप पेपर देने जाएंगे और आपको पता होगा कि सर ने तो पेपर नंबर 1 की तैयारी अच्छे से करवा रखी है, और जब वहाँ पर आप क्लास में कक्षा में जब बैठेंगे पेपर देने के लिए, तो वहाँ पर इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपके सामने आएंगे नहीं, क्योंकि सर ने तो जो पढ़ाया था वो एक भी आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। सर ने बार बार कहा था कि पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको चेक कर लेना है। चलिए, ये आज आपकी क्लास नंबर 1 होने वाली है और चैप्टर नंबर 1 की है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कहें या यूनिट नंबर 1 कहें, आप दोनों एक ही चीज़ मान सकते हैं, क्योंकि पूरे पेपर को मैं यहाँ पे 5 चैप्टर में बांटूंगा, जिसको 5 यूनिट भी आप कह सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इकाई जिसे कहते हैं, या आप इसे चैप्टर या अध्याय मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बात करते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में कि भाषाओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो हम बात करेंगे भाषाओं के बारे में, क्योंकि एक प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि भारतीय भाषाओं की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाता है, या भारतीय भाषाएं और हिंदी विषय पर जो है आपको क्या करना है, विचार विमर्श करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लेता है, तो इन्हीं का हमें क्या करना है, यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें कुछ जवाब किस प्रकार से देना है। लिखना होगा कि संसार में अनेक भाषाएं तथा बोलियां हैं। मतलब पूरे संसार में देखें तो एक भाषा एक बोली नहीं है, कई सारी भाषाएं हैं और कई सारी बोलियां भी हैं। ठीक है, बात करते हैं इस संबंध में। एक लोकोक्ति है, एक लोकोक्ति है मेरे प्यारे दोस्त। क्या है? 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। ये आपने लोकोक्ति अक्सर बुजुर्गों से, अपने गाँव के, घर के या रिश्तेदार से, कोई बुजुर्ग आदमी होगा तो उसने आपने सुना होगा कि कदम कदम पर बोली, कदम कदम पर पानी बदले और 8 कदम पे बानी। तो इस प्रकार से, या तो उस तरीके से कहते हैं, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। मतलब जब आप 4 कोस चल लेते हैं, ठीक है, तो जब 4 कोस आप चल लेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, आप जो पानी पिएंगे तो पानी में बहुत ज़्यादा आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। और वैसे ही जब 8 कोस आप चल लेते हैं तो वहाँ की बानी भी बदल जाती है। मतलब अगर आप किसी शहर में रह रहे होंगे, वहाँ से थोड़ा हट के जाइए, ठीक है, थोड़ी दूरी आप जब तय करते हैं, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो उनकी जो बोलने का लहजा है, जिस तरीके से बात करने का लहजा है, वो थोड़ा बहुत अलग ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं आप सोचो कि यहाँ से आप गए, हिंदी बोल रहे थे, जब वहाँ पे पहुँचे तो बोल रहा है निंजा, वो क्या बोलते हैं, बाहुबली में जैसे वो बोलता था उस तरीके से बोलता। इस इतना फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर इसी का मतलब बता रहे हैं कि पानी का स्वाद हर चौथे कोश पर कुछ ना कुछ बदल जाता है। मतलब जब 4 कोस आप चलते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर का पानी मीठा है, वहाँ पे गए तो कड़वा हो गया, या आपके यहाँ का कड़वा था, आप अलग गए तो कहीं पे मीठा पानी आपको मिलने लगा। अगर मीठा पानी मिल रहा है तो यानी आप समझ लीजिए आपके लिए शरबत बना के लाया गया है। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बताते हैं कि और भाषा 8वें कोष पर कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाती है। भारतीय भाषाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में मेरे प्यारे दोस्त? तो 3 भागों में हम भारतीय भाषाओं को बांट सकते हैं। कौन कौन सी है? तो यहाँ पर बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो आपका है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा आप बता देंगे मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा आप बता देंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि भारत में आर्यों के आने के बाद उनकी भारतीय आर्य भाषा का भी इतिहास शुरू होता है। मतलब कह रहे हैं जब भारत में क्या हुआ कि आर्यों का आगमन हुआ, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि आर्य लोग आकर के, जो हमारा ये उत्तर भारत है, यहाँ पे आर्य लोगों का ज़्यादा
वो रहा है, वो आए हैं यहाँ पे, मतलब अलग से आए थे तो यहाँ पे बस गए थे। तो जब वो आए उसी के बाद ही क्या हुआ, आर्य भाषा का इतिहास वहीं से शुरू होता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के वैदिक और लौकिक संस्कृत दो रूप मिलते हैं। मतलब कहते हैं कि जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को आप देखते हैं तो आपको एक तो वैदिक संस्कृत देखने को मिलेगी, एक लौकिक संस्कृत देखने को मिलेगी। कौन सा? एक वैदिक संस्कृत देखने को मिलेगी, एक लौकिक संस्कृत देखने को मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं जब वैदिक संस्कृत के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो वैदिक संस्कृत होती है मेरे प्यारे दोस्त, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व है। क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व है। मतलब 700 वर्ष आप कह सकते हैं कि ये इसका ड्यूरेशन रहा है बीच का। ठीक है, जो समय होता है वो कितना रहा है? 700 वर्ष का रहा है। इसे प्राचीन संस्कृति, ठीक है, उसके बाद वैदिक संस्कृत या फिर छांदस आदि अन्य नामों से पुकारा जाता है। अगर आपसे कहीं पे प्राचीन संस्कृति के बारे में पूछ ले या वैदिक संस्कृत तो इसका नाम आप जानते ही हैं, या छांदस के नाम से पूछ ले तो दोनों नाम आपको ये भी याद रखने होंगे कि वैदिक संस्कृत को ही प्राचीन संस्कृत कहा जाता है या छांदस कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, ठीक है, उसके बाद अरण्य, ठीक है, अरण्य को तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। मतलब बताते हैं कि जो ये आपकी वैदिक संस्कृत है मेरे प्रिय दोस्त, या आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? वैदिक संहिताओं। मतलब कह रहे हैं कि जो पुरानी पुस्तकें लिखी गई थी वैदिक, आप समझ सकते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ब्राह्मण लोग वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। संस्कृति और संस्कृत अलग है। कहीं कहीं पे हमारे प्रोनाउंसिएशन में संस्कृति भी निकल जाती है, तो उसका प्रभाव ये है कि कभी कभी शिक्षा शास्त्र पढ़ाना पड़ता है, समाज शास्त्र पढ़ाना पड़ता है, तो सारे विषय, राजनीति शास्त्र, तो उसमें संस्कृति शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है कि कभी कभी अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए या भूल के मैं वो बोल दूँ तो आप समझ लीजिएगा कि संस्कृत की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? संस्कृत की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संस्कृति जो होता है वो संस्कार होता है, वो अलग चीज़ होता है, और संस्कृत जो है एक भाषा है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पे बताते हैं कि संस्कृत का जो ये रूप है मेरे प्यारे दोस्त, ये वैदिक संहिताओं में आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मण लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते थे। ठीक है, उसके बाद अरण्य को, तथा साथ में बात करें प्राचीन उपनिषदों में आदि में ये मिलता है। कौन सी? आपकी वैदिक संस्कृत। ठीक है, बात करते हैं अब संस्कृत के बारे में, या इसे आप लौकिक संस्कृत भी कह सकते हैं। लिखते हैं इसे लौकिक संस्कृत, या मेरे प्यारे दोस्त क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं, या लौकिक संस्कृत कहते हैं, या इसको केवल संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे कि भाषा के अर्थ में संस्कृत मेरे प्यारे दोस्त सरकार की गई शिष्ट एवं प्रकृत है। क्या? सरकार की गई शिष्ट एवं प्राकृत है। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण मिलता है। मतलब जो ये संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, इसका जो है आप जब प्रथम बार प्रयोग देखेंगे तो इसका प्रयोग मेरे प्यारे दोस्त आपको वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलेगा। वैदिक काल में भाषा के 3 भौगोलिक रूप, उत्तरी, ठीक है, भौगोलिक रूपों उत्तरी, मध्य देशी एवं पूर्वी का उल्लेख किया जा चुका है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप मेरे प्यारे दोस्त वैदिक काल में जाकर के देखते हैं तो वहाँ पे भाषा के 3 रूप बताए गए, 3 भौगोलिक रूप बताएंगे, एक उत्तरी, एक मध्य देशी और एक पूर्वी। 3 रूप यहाँ पे उल्लेख आपको मिलेगा। बात करते हैं लौकिक संस्कृत का मूल आधार जो है मेरे प्यारे दोस्त, वह उत्तरी बोली है। क्या है? जो लौकिक संस्कृत है इसका मूल आधार क्या है? उत्तरी बोली से ही संस्कृत का यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि यह प्रमाणिक मानी जाती है। क्या मानी जाती थी मेरे प्यारे दोस्त? यह प्रमाणिक मानी जाती थी। अब दूसरा हम बात करेंगे, पहला तो हमने बात किया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में। किसके बारे में? मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं संस्कृत के अनंतर मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृत के अनंतर भारतीय आर्य भाषाओं का मध्यकाल प्रारंभ होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप देखते हैं संस्कृत के अनंतर ही क्या होता है, जो भारतीय आर्य भाषा हैं इनका मध्यकाल ही प्रारंभ होता है। इसी के साथ साथ चलते चलते आप कह सकते हैं इसके समकक्ष में ही ये स्टार्ट होता है, जिनके अंतर्गत पाली आती है मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृत आती है, और उसके बाद अभ्रंश भाषाओं का परिगणना की जाती है। मतलब ये भाषाएं आती हैं संस्कृत के बाद में, पाली, प्रकृत के बाद अभ्रंश, ये सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगी एक के बाद एक सारी।
ठीक है। ये सारी भाषाएं बताई जाएंगी यहाँ पर आपको कैसे कौन सी आई, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताते हैं कि क्या होता है कि इसी में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये भाषाएं आपको मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं पाली भाषा कौन सी है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पाली भाषा है वो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। कौन सी है मेरे प्यारे दोस्त? बौद्ध धर्म की भाषा है। विशेषता दक्षिणी बौद्धों की। कौन से? दक्षिण, जो दक्षिण भारत में रहते थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। विशेषता लगा रहे हैं, मतलब है तो सभी बौद्ध धर्मों की, लेकिन विशेषता अगर देखा जाए तो वो दक्षिणी बौद्धों की है, ठीक है। इसमें मगधी या देश भाषा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? मगधी भी कहते हैं और देश भाषा भी कहते हैं। किसको? पाली भाषा को, ठीक है। बात करते हैं मोटे रूप से। इसका काल पांचवी सद से लेकर के मेरे प्यारे ईसा पूर्व, पांचवी ईसा पूर्व से पहली सदी तक रहा है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? पांचवी सदी से लेकर के पहली सदी तक रहा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि पाली साहित्य का संबंध भगवान बुद्ध से है। किससे है? जब आप कभी भी पाली साहित्य के बारे में जानेंगे तो वो जो है भगवान बुद्ध से ही संबंधित है, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। वही नया नया उभरा था, क्योंकि संस्कृत जो भाषा थी वो काफ़ी कठिन भाषा मानी जाती थी। इसको केवल ब्राह्मण लोग पढ़ पाते थे। वेद, जितने भी वेद लिखे गए, जितने भी उपनिषद लिखे गए, वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब संस्कृत भाषा जो है सबको आती नहीं थी और सभी को पढ़ने का आदेश भी नहीं था। तो इस प्रकार से जो है इसमें थोड़ा बहुत मनमुटाव एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पैदा हुआ। फिर उसी के समय क्या हुआ, जब बौद्ध जी आए, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी आए, उन्होंने क्या किया, एक नए भाषा का निर्माण किया जिसे हम पाली भाषा कहते हैं। मतलब संस्कृत को ही थोड़ा बहुत बिगाड़ दिया, थोड़ा सरल करने का प्रयास किया, जिससे सभी लोग उसको अपनी बोलचाल के भाषा में प्रयोग कर सकें और अपना जीवन आसान बना सके, ठीक है। तो वही बताते हैं। तो क्योंकि उन्हीं ने ही स्टार्ट किया था तो उनके जितने भी साहित्य हैं वो आपको पाली भाषा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बताते हैं। इनमें इन्हीं संबद्ध काव्य कथाओं या अन्य साहित्य विधाओं की रचना प्रमुखता हुई है। मतलब कह रहे हैं कि इन्हीं से संबंध जितनी भी कथाएं हैं, या आप कह सकते हैं जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी विधाएं हैं, वो इन्हीं से संबंधित हुई हैं। पाली भाषा और बुद्ध जी से संबंधित हैं, ठीक है। आगे आप लिखेंगे पाली काल की क्षेत्रीय बोलियां जो थी मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी पश्चिमोत्तरी, ठीक है, उसके बाद मध्य देशी, फिर पूर्वी और दक्षिणी। ये जो है यहाँ पे आपको 4 बोलियां पाली भाषा की देखने को मिलेंगी। ये 4 क्षेत्रीय बोलियां थी, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे आप देखेंगे भाषा होती है, उपभाषा होती है, बोली होती है, सभी के बारे में यहाँ पे आप जान पाएंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों? प्राकृत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? तो प्राकृत के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राकृत का काल रहा है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 तक है। कब तक है मेरे प्यारे दोस्त? 1 से 500 ईस्वी तक है। आगे आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस काल में क्षेत्रीय बोलियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त? क्षेत्रीय बोलियों, जिसमें सौरसेनी आती है, ठीक है, उसके बाद पैसाची आती है, महाराष्ट्री आती है, अर्धमगधी आती है तथा मगधी आदि, ये सारी बोलियां आती हैं। ये सारी चीजें उसमें क्या थी? सम्मिलित थी। आगे आप लिखेंगे प्राकृतों के साथ गाथा का नाम लिया जाता है। मतलब कह रहे हैं प्राकृतों के साथ अगर आप अक्सर देखेंगे तो गाथा का नाम लिया जाता है। गाथा की भाषा जो है मेरे प्यारे दोस्त, प्राकृत का संस्कृत से प्रभावित रूप है। मतलब कह रहे हैं प्राकृत का वह रूप है जो संस्कृत से प्रभावित हुआ। संस्कृत की कुछ नई नई चीजें वहां पे जोड़ी गई तो एक नया नाम आकर के आया, गाथा की भाषा, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे गुड़ाढ़य का बृहत कथा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, या संग्रह संग्रह बृहत कथा प्राकृत के अंतर्गत आने वाली पैसाची में है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? आने वाले पैसाची में है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखेंगे? अपभ्रंश के बारे में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अपभ्रंश जो है मेरे प्यारे दोस्त, अपभ्रंश का समय मोटे तौर से अगर देखें तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी, यहाँ पे 10,000 लिख दिए हैं, ये थोड़ा गलती से हो सकता है, हो गया होगा। तो 1000 ईस्वी आप यहाँ पे लिखेंगे, 1000 ईस्वी है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि अपभ्रंश को अहवंश, अवहंस, क्या मेरे प्यारे दोस्त? अपभ्रंश को अहुवंश आदि कई नामों से
अभिहित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अपभ्रंश को एक आध नाम और दिए जाते हैं, जैसे अवहंस नाम अपभ्रंश का आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, इसे ग्रामीण भाषा भी कहते हैं, देशी भाषा भी कहते हैं, आभारी के नाम से और सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम जिनसे ये पुकारी जाती है। कौन सी? आपकी अपभ्रंश भाषा। अगर आपसे पूछ ले कि अपभ्रंश भाषा के नाम बताइए अलग अलग, तो आप कहेंगे ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभारी, ये सारे जो है अपभ्रंश भाषा के ही नाम है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में। ये आपका तीसरा रूप है। ठीक है, क्या है ये आपका मेरे प्यारे दोस्त? तीसरा रूप है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर भारतीय भाषाओं को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको 3 भागों में आपको बांटना होगा। ठीक है, तो उसमें से हमने 2 पढ़ लिया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा आपका मेरे प्यारे दोस्त कौन सा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये आपका तीसरा है। ठीक है, इसमें बात करें तो बताया जाता है कि अपभ्रंश के विभिन्न स्थानीय रूप 1000 ईस्वी के आसपास अब हठठ रूप में होते हुए आधुनिक भाषाओं के रूप में विकसित हो गए। मतलब कह रहे हैं कि जो ये अपभ्रंश का रूप था, जब 1000 ईस्वी तक ये लगातार ये पहुंची यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि अपभ्रंश का समय क्या माना गया है? 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक। तो 1000 ईस्वी तक जब तक वो पहुंचे, तब तक क्या हुआ? उसमें बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे होते चले गए। ठीक है, हठट्ठ रूपों में होते हुए आधुनिक भाषाओं के रूप में विकसित हो गए। मतलब कह रहे हैं कई सारे ये थोड़ा थोड़ा इसका रूप क्या होता गया? परिवर्तित होता गया। जैसे संस्कृत का बदला, तो वो कौन सा बना मेरे प्यारे दोस्त? पाली बना, जो कि बौद्धों का था। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृत बना, प्राकृत उसके बाद बात करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत बिगड़ा उसका रूप, तो अपभ्रंश बना। अब अपभ्रंश के भी कई रूप हो गए मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे बताते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म जो है अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जाता है। मतलब बता रहे हैं जौन जौन सा क्षेत्र था, जो जो क्षेत्र था, वहाँ क्षेत्रों का प्रभाव पड़ा और वो अलग अलग जो है भाषाएं वहाँ पर बनती चली गई। ठीक है, चलिए बताते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये अपभ्रंश जो थी मेरे प्यारे दोस्त, इसकी कई सारे रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला आपको देखने को मिलेगा सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश की बात करें तो इसकी जो आधुनिक भाषा थी या उपभाषाएं थी मेरे प्यारे दोस्त, उसमें आपकी पश्चिमी हिंदी आ जाती है, राजस्थानी आ जाती है, पहाड़ी आ जाती है और गुजराती आ जाती है। ये सौर सैनी अपभ्रंश में आते हैं। दूसरी आपकी पैसाची अपभ्रंश है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें लहंदा आ जाता है और पंजाबी आ जाती है। ठीक है, बात करते हैं बाचड़ अपभ्रंश के बारे में, तो इसमें आपकी सिंधी आ जाती है, ये इसकी उपभाषा है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के बारे में बात करें तो इसकी जो उपभाषा है वो मराठी है मेरे प्यारे दोस्त। वहीं पे मगधी की अपभ्रंश की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें आपकी बांग्ला, बिहारी, उड़िया और असमिया, ये जो है ये इसकी क्या है? उपभाषाएं हैं। कौन सी? मगधी अपभ्रंश की ये 4 उपभाषाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ध मगधी में, तो इसमें आपकी पूर्वी हिंदी आ जाती है। क्या आ जाती है? पूर्वी हिंदी आ जाती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव जो है मेरे प्यारे दोस्त, अपभ्रंश के सौर सैनी, मगधी और अर्धमगधी रूपों से हुआ है। ठीक है, जो अपभ्रंश का अभी आपने सौर सैनी रूप देखा है, मगधी रूप देखा है या अर्धमगधी रूप देखा है, इन्हीं से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का क्षेत्र जो है वो हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा तक क्या है मेरे प्यारे दोस्त? विस्तृत है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। मतलब बता रहे हैं ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्त, इतने क्षेत्र बताए गए हैं, इसमें कुल मिलाकर आपको 17 बोलियां देखने को मिलेगी जो ये हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती हैं। निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट करना समाचीन होगा। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, किसकी बात कर रहे हैं? भाषा हमारी हिंदी है, इसकी उपभाषा जो है
वो है पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो पहली आपकी आती है खड़ी बोली, ठीक है? खड़ी बोली या जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली या कौरवी कह सकते हैं। दूसरी आपकी ब्रज, ये भी एक बोली है पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी, ये भी बोली है पश्चिमी हिंदी की। चौथी बुलेंदी, ठीक है? बुंदेली, ये भी आपकी क्या है? ये पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। और साथ ही साथ जो आपकी आखिरी और पाँचवीं बोली आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाती है आपकी कन्नौजी। कौन-सी आ जाती है? कन्नौजी, ये भी पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। तो ये आपको 5 बोलियाँ देखने को मिल जाएँगी। अब चलिए हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में, ठीक है? पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी आ जाती है, बघेली आ जाती है और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियाँ जो है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है? ये कौन-सी है? पूर्वी हिंदी जो है ये हिंदी का दूसरा उपभाषा है। आप कह सकते हैं दूसरी उपभाषा। हिंदी भाषा की दूसरी उपभाषा आपकी कौन-सी है? पूर्वी है, ठीक है? पहली आपकी कौन-सी थी मेरे प्यारे दोस्त? तो पश्चिमी हिंदी, दूसरी आपकी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की आपने जो है क्या-क्या देख लिया है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त? बोलियाँ देख ली हैं, ठीक है? तीसरी जो आपकी आ जाती है, तीसरी जो उपभाषा हिंदी की आती है, वो आती है राजस्थानी। हिंदी की जो तीसरी उपभाषा है वो राजस्थानी। इसमें कौन-कौन सी बोली आती है मेरे प्यारे दोस्त? तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसे हम मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है? मारवाड़ियों की अगर हम कहानी बताएँ मेरे प्यारे दोस्त, तो मारवाड़ी लोग जहाँ पर रहते हैं, जो पश्चिमी राजस्थानी है, वहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है? तो बारिश कम होने के वजह से उनके पास खेती करने का कोई चांस नहीं बचता है। नौकरी का इतना स्कोप रहा नहीं। तो ये लोग क्या किए कि धीरे-धीरे करके बाहर निकलने लगे कमाने के लिए। अब कमाने के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर में गया, कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और अगर आज हम बात करें तो मारवाड़ी लोग हैं, ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों की संख्या में आते हैं। जब बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों की बात की जाती है, तो उसमें 80 से 90% लोग जो हैं वो मारवाड़ी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? वहीं पे बात करते हैं पूर्वी राजस्थानी, जिसे हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं, यह भी एक बोली है, ठीक है? उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती के नाम से जानते हैं, ये भी राजस्थानी की ही एक बोली है। और चौथी जो आपकी आती है मेरे प्यारे दोस्त, दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी के नाम से जानते हैं। ये 4 बोलियाँ जो हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या हैं? राजस्थानी उपभाषा के हैं, ठीक है? और राजस्थानी किसकी उपभाषा है? तो यह हिंदी की उपभाषा है। चौथी जो उपभाषा आती है मेरे प्यारे दोस्त किसकी? हिंदी की, वो आती है आपकी पहाड़ी। कौन सी आती है मेरे प्यारे दोस्त? पहाड़ी आ जाती है, ठीक है? चौथी, हाँ, चौथी आपकी आ जाती है पहाड़ी। पहाड़ी की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, दिया गया है कि पश्चिमी पहाड़ी, ये पहाड़ी की ही बोली है, ठीक है? पहाड़ी की बोली कौन सी है? पश्चिमी पहाड़ी। और दूसरी आपकी आ जाती है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी को ही हम कुमाऊनी गढ़वाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कुमाऊनी गढ़वाली भी बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो पहाड़ी की ये 2 बोलियाँ हैं, या आप कह सकते हैं पहाड़ी जो है वो उपभाषा है किसकी? हिंदी की, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं पांचवी जो उपभाषा है हिंदी की, वो है बिहारी। अब बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त? तो बिहारी के अंतर्गत आपकी आ जाती हैं, पहली बोली वो आती है भोजपुरी, दूसरी मगही और तीसरी आपकी मैथिली। ये बिहारी उपभाषा के 3 बोलियां आ जाती हैं, ठीक है? और बिहारी किसकी उपभाषा है? तो यह हिंदी का है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृति की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी कहकर संबोधित किया है। मतलब कह रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने जब अपनी रचना की, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रकृति की अंतिम अवस्था है मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृति जहाँ पर खत्म होती है, उसी का नाम उन्होंने अपभ्रंश बताया, या आप कहते हैं प्रकृताभास कह करके उन्होंने संबोधित किया है, ठीक है? बात करते हैं इस प्रकार अपभ्रंश या प्रकृता आभास जो है मेरे प्यारे दोस्त, हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रमी एवं 7वीं शताब्दी से मिलता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी में अपभ्रंश जो रहा या प्रकृताभास जो रहा, हिंदी में रचना होने का जो पता अगर आप देखें, तो ये आपको विक्रमी तथा शताब्दी, ठीक है, 7वीं शताब्दी में, ये आपको जो है किसमें? 7वीं शताब्दी में मिलता है, किसमें? हिंदी में, ठीक है? आगे बात करते हैं, उस काल की रचना के नमूने बौद्धों के वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। कहाँ पर अगर आप देखना चाहें, तो उसका नमूना अगर आप देखना चाहते हैं, तो बौद्ध की जो वज्रयान शाखा रही मेरे प्यारे दोस्त, उसके जो सिद्ध हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी कृतियां लिखी हैं, तो उसमें आपको उसका ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा। अब इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो निष्कर्ष निकाल के कह सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 7वीं से 8वीं शताब्दी से
परिनिष्ठ अपभ्रंश के साथ ही जो लोक भाषा में काव्य रचना हो रही थी उसमें परवर्ती हिंदी के बीच निहित थे। मतलब क्या थे मेरे प्यारे दोस्त, परवर्ती हिंदी के बीच निहित थे। मतलब आप कह सकते हैं जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में परिनिष्ठ अपभ्रंश के साथ जो भी लोक भाषाएं थी, काव्य जिसमें उसमें लिखा जा रहा था मेरे प्यारे दोस्त, उसमें हिंदी के बीज परवर्ती का मतलब हुआ जो थोड़ा थोड़ा हिंदी आप कह सकते हैं जब सम्मिलित होने लगी तो वहां से आपको ये शामिल होती हुई दिखाई पड़ेगी। आज के हिंदी प्रदेशों का तत्कालीन लोक भाषा ही विकसित होकर हिंदी बन गई है। ठीक है, क्या बताते हैं कि अगर आज के हिंदी प्रदेशों को देखें मेरे प्यारे दोस्त तो जितनी भी लोक भाषाएं थी उस समय की वही क्या हुई, विकसित होकर के हिंदी का रूप धारण कर ली हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।